हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी दुनिया में, जहां रियलिटी और फिक्शन के बीच की लकीरें थोड़ी धुंधली पड़ जाती हैं। सो नॉट टू वेस्ट एनी मोर टाइम, हियर वी गो। हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक शादी की पार्टी से, जहां जेन अपने बॉयफ्रेंड आनंदा और उसके दोस्तों के साथ बातें कर रही हैं। तभी दुल्हन वहां आ जाती है और उन्हें अपनी पार्टी खत्म करनी पड़ती है। जेन और आनंदा हंसी खुशी बातें करते हुए वापस जा रहे होते हैं कि तभी अचानक से एक लड़की उनकी गाड़ी के आगे आ जाती है और उनकी गाड़ी एक पोल से टकरा जाती है। एक्सीडेंट में आनंदा का सर शीशे से टकरा जाता है, जिससे उसे भी थोड़ी चोट लगती है। जेन और उसका बॉयफ्रेंड एक्सीडेंट की वजह से बहुत शॉक हो जाते हैं। जेन उतरकर देखना चाहती है कि उसे ज्यादा चोट तो नहीं लगी। आनंदा उसे नीचे उतरने नहीं देता और उसे वहां से चलने को बोलता है और जेन रुक जाती है और किसी को आता देखकर दोनों वहां से चले जाते हैं। अगले दिन हम देखते हैं कि आनंदा किसी कॉलेज की ग्रेजुएशन पार्टी में फोटोज खींच रहा है। तभी एक ग्रुप फोटो के दौरान उसको अजीब सी परछाई नजर आती है। वो कैमरा हटाकर देखता है पर उसे कुछ नहीं दिखता और वो उसे आंखों का धोखा समझकर दोबारा फोटो खींचने लगता है। अगले दिन जेन उससे घर पर मिलने आती है और वो बहुत ही घबराई हुई लगती है। वो बताती है कि उसे चैन से नींद नहीं आ रही है और वो एक्सीडेंट के बाद से सोई नहीं है। जेन को लगता है कि उन्हें उतरकर एक बार देख लेना चाहिए था कि वो लड़की ठीक है या नहीं। तभी आनंदा उसे दिलासा देता है वो ठीक ही होगी और वो घबराए ना। अगले दिन ग्रेजुएशन पार्टी की फोटोज लेने के लिए आनंदा स्टूडियो जाता है, मगर जब वो उन फोटोज को देखता है तो उनमें कुछ परछाइयाँ नजर आती हैं जिससे फोटो खराब हो गई होती है। वो मैनेजर से इसकी कंप्लेन करता है पर मैनेजर उसे ये दिलासा देता है प्रिंटर बिल्कुल ठीक है और ज़रूर उसके कैमरे में ही कोई परेशानी होगी। आनंदा को उसकी बातों पर भरोसा नहीं होता। तभी हम देखते हैं कि जेन आनंदा से मिलने आती है और डार्क रूम का दरवाजा नॉक करती है। रूम के डोर के नीचे उसे कुछ परछाइयां नजर आती हैं और डोर का हैंडल जोर जोर से हिलने लगता है। वो घबराकर दरवाजे से दूर हो जाती है। जैसे ही वो दरवाजे से दूर हटती है, दरवाजा अपने आप खुल जाता है पर रूम के अंदर कोई नहीं होता। रूम में पानी का नल चलता देख वो उसे बंद करने के लिए आगे बढ़ती है। सिंक के अंदर से बहुत सारे बाल बाहर आने लगते हैं और एक लड़की सिंक से बाहर आने की कोशिश करती है। ये सब देखकर जीन बहुत डर जाती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है, मगर दरवाजा नहीं खुलता। तभी वो इस सपने से घबराकर उठ जाती है। जब वो अपने सपने के बारे में आनंदा को बताती है तो वो जेन को तसल्ली देता है कि वो उसकी मदद करेगा। वो जाकर मैनेजर से बात करता है और उससे जानने की कोशिश करता है कि क्या और कोई भी आत्मा की तस्वीरें आई हैं। मैनेजर उसे कुछ तस्वीरें दिखाता है और उसे भरोसा दिलाता है कि डबल एक्सपोजर की वजह से कई बार ऐसी फोटोज आ जाती हैं और वो आत्मा नहीं होती, सिर्फ पिछली फोटो की कोई परछाई होती है जो अगली फोटो पर आ जाती है। वो तो एक फोटोग्राफर है, वो जरूर जानता होगा। फोटो डेवलप करते समय जेन और आनंदा फोन की घंटी सुनते हैं। आनंदा फोन उठाने के लिए कमरे से बाहर निकलता है और जब वो फोन उठाता है तो फोन पर जेन होती है। इस बात से वो बहुत घबरा जाता है और जब वो कमरे में जाकर देखता है तो वहाँ कोई नहीं होता। दोनों ही अपने आसपास हो रही चीजों से और फोटो में आने वाली परछाइयों से बहुत ही घबराए हुए होते हैं। तभी उन्हें एक मैगजीन के बारे में पता चलता है जो ऐसी फोटोज को छापती है जिनमें आत्माएं दिखती हैं। वो फैसला करते हैं कि वो जाकर उस मैगजीन के एडिटर से मिलेंगे। जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो एक आदमी कंप्यूटर पर नकली आत्मा की फोटोज बना रहा होता है। ये देखकर उन्हें शक होता है कि ये मैगजीन असली आत्मा की फोटो डालती भी है या नहीं। तभी एडिटर उन्हें अंदर बुला लेता है। जब वो एडिटर से बात करते हैं तो एडिटर उन्हें बताता है कि ज्यादातर तस्वीरें वो ऐसे ही बनाते हैं, मगर कुछ तस्वीरें होती हैं जो सच में असली होती हैं। असली आत्मा की तस्वीर को पहचानने का एक ही तरीका है कि उन्हें पोलरॉइड कैमरा से खींचा जाए, क्योंकि उसमें तस्वीर तभी की तभी बाहर आ जाती है तो उस तस्वीर में कोई धोखाधड़ी होने का चांस नहीं होता। और वो उन्हें कुछ तस्वीरें दिखाता है जो पोलरॉइड से खींची गई होती है। इनमें से एक उसकी खुद की होती है जिसमें उसकी माँ की आत्मा दिख रही होती है। उसे लगता है कि उसकी माँ की आत्मा इसलिए उसे दिखी क्योंकि वो उसे बहुत प्यार करती थी। ये हम देखते हैं कि आनंदा अपने स्टूडियो में कुछ फोटो खींच रहा है। फोटो खींचने के बाद जब वो स्टूडियो में अकेला होता है तब अचानक से लाइट चली जाती है और उसे ऐसा लगता है जैसे उसके पीछे कोई है और कैमरा अपने आप फ्लैश होने लगता है। वो बहुत डर जाता है और जब वो लाइट ऑन करता है तब उसे दिखता है कि वहाँ पर कोई भी नहीं है और वो स्टूडियो में बिल्कुल अकेला है। एक्सीडेंट के बाद से आनंदा की गर्दन में दर्द होता है, जिसे दिखाने के लिए वो अस्पताल जाता है। अस्पताल में डॉक्टर उसे कुछ दवाइयाँ देता है। अगले सीन में वो जेन की क्लास में उसे बुलाने की कोशिश करता है तो वो पलटकर कोई जवाब नहीं देती। जब वो उसके करीब पहुंचता है तो वो देखता है कि उसकी किताब पर खून गिर रहा है और जैसे ही वो पलटती है उसकी आंखों से और मुंह से खून बह रहा होता है, जिसे देखकर वो बहुत डर जाता है। डरकर वो नींद से जाग जाता है और ये जानकर उसे तसल्ली होती है कि ये सिर्फ एक सपना था। तभी वो देखता है कि उसका दोस्त उसके घर पे आया होता है और वो बहुत ही घबराया हुआ लग रहा होता है। जब वो उससे पता करने की कोशिश करता है कि वो क्यों डरा हुआ है तो वो बार बार बस एक ही चीज दोहराता रहता है कि वो फोटोज मुझे दे दो। आनंदा समझ नहीं पाता है कि वो कौन सी तस्वीरों की बात कर रहा है, लेकिन उसका दोस्त फोटो मांगता रहता है
और पागलों की तरह पेश आने लगता है। तभी आनंदा उसकी बीवी को फोन करने के लिए आगे बढ़ता है। जब वो उसकी बीवी को फोन कर ही रहा होता है तब उसके दोस्त को कुछ दिखता है जिससे वो डर जाता है और वहाँ से चला जाता है। आनंदा अपने घर पे सफाई कर रहा होता है, तभी जेन वहाँ आ जाती है और उसका हाथ लगने से कुछ तस्वीरें गिर जाती हैं। जब वो उन फोटोज को उठाती है तो वो नोटिस करती है कि उसी फ्लोर पर बार बार परछाई आ रही है। तब वो उस कॉलेज में पोलरॉइड लेकर जाती है और वहाँ जाकर फोटो खींचकर ये देखने की कोशिश करती है कि उसमें आत्मा दिखती है या नहीं। जब वो उस फ्लोर पर पहुँचती है तो उसे पता चलता है कि वो एक लैब है। वो वहाँ जगह जगह तस्वीरें खींचती है, लेकिन किसी भी तस्वीर में उसे आत्मा नजर नहीं आती। वो हताश होने ही वाली होती है कि उसकी खींची हुई एक फोटो में उसे आत्मा नजर आती है, जिसे देखकर वो बहुत डर जाती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है। तभी उसके पीछे से कुछ गिरने की आवाज आती है। जब वो मुड़कर देखती है तो वो एक तस्वीर होती है। वो पास जाकर देखती है तो उस तस्वीर में एक लड़की होती है। तब उसे याद आता है कि ये बिल्कुल उसी लड़की की तरह लग रही है जिससे उसका एक्सीडेंट हुआ था। जब वो उस तस्वीर के नीचे उसका नाम देखती है तो उसका नाम नैत्री होता है और वो फोटो 1995 यानी 1995 की होती है। अब जेन बहुत कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि आनंदा भी उसी कॉलेज के 1995 बैच से था। वो घर जाकर आनंदा की एल्यूमिनाई खोल कर देखती है और उसमें उसे फोटोज मिलती हैं जिसमें आनंदा और उसके सभी दोस्त नैत्री के साथ थे। जिस समय जेन ये तस्वीरें देख रही होती है उसी समय पर आनंदा अपने दोस्त के घर जाता है, जहाँ वो देखता है कि टेबल पर बहुत सारी तस्वीरें बिखरी हुई हैं जिनमें परछाइयाँ ही परछाइयाँ दिख रही हैं और सारा घर तहस नहस है। और जैसे ही वो पलट के देखता है उसे अपना दोस्त बालकनी की दीवार पर खड़ा नजर आता है। वो चिल्लाकर उसे रोकने की कोशिश करता है, पर इससे पहले कि वो उसे रोक पाता उसका दोस्त बालकनी से कूद जाता है। उसकी मौत से आनंदा बहुत ही परेशान नजर आता है। तभी उसके दोस्त की बीवी आकर उससे ये पूछती है कि उन्होंने ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। तब उसे ये पता चलता है कि उसके बाकी 2 दोस्त भी मर चुके हैं और उन्होंने भी छत से कूदकर ऐसे ही अपनी जान दे दी जैसे उसके इस दोस्त ने किया। पर उसके पास उस लड़की के सवालों का कोई जवाब नहीं होता। जब वो वापस जाकर गाड़ी में बैठता है तब जेन उससे पूछती है कि उस तस्वीर में वो लड़की है कौन, क्योंकि उसे ये पता चल चुका था कि वो उसी की क्लासमेट थी। तब हम जाते हैं फ्लैशबैक में और यहाँ पर आनंदा हमें बताता है कि वो लड़की एक बहुत ही शर्मीली लड़की थी जिसका नाम नैत्री था। वो सबसे कम ही बात करती थी और ये देखकर उसे उस पर बहुत तरस आता था, इसलिए उसने नैत्री से दोस्ती कर ली। धीरे धीरे उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई, पर उसने नैत्री से ये वादा लिया कि वो कभी भी किसी को उनके रिश्ते के बारे में नहीं बताएगी। अब वो हमेशा एक दूसरे से मिलने लगे और नैत्री का प्यार बढ़ता गया। आनंदा को एक कैमरा पसंद आया तो नैत्री ने वो इतना महंगा कैमरा उसको तोहफे में दे दिया, जिससे वो थोड़ा सा घबरा गया क्योंकि वो इस रिलेशनशिप को लेकर सीरियस नहीं था और उसे लगा कि नैत्री इस रिलेशनशिप को सीरियसली ले रही है। वो धीरे धीरे उससे दूर रहने लगा। एक दिन जब वो लिफ्ट में जा रही थी तब आनंदा और उसके दोस्त भी लिफ्ट से जा रहे थे और उन्होंने उसे बहुत परेशान किया, बट आनंदा ने उसे हेल्प करने की कोई कोशिश नहीं की, जिसके लिए उसे बुरा तो लगा पर वो अपने दोस्तों को कुछ कहना नहीं चाहता था। अब नैत्री फिर से अकेली रहने लगी। जब उसने आनंदा से पूछने की कोशिश करी तो आनंदा ने उससे एक दिन अचानक से रिश्ता तोड़ दिया। इस बात से परेशान होकर नैत्री ने अपने आप को चोट पहुंचाने की कोशिश की और जब आनंदा ने उसे रोका तो वो चिल्लाने लगी। आनंदा ने बताया कि वो इस सब से बहुत घबरा गया था। जब उसने अपने दोस्तों को इस बारे में बताया तो उसके दोस्तों ने कहा कि वो उसकी मदद करेंगे और नैत्री को समझा देंगे कि वो उससे दूर रहे। इसके बाद वो नैत्री से कभी नहीं मिला। वो कॉलेज छोड़कर चली गई। आनंदा ने जेन को बताया कि वो इस सब के लिए बहुत ही शर्मिंदगी महसूस करता है और उसे नहीं पता कि नैत्री के साथ उसके बाद क्या हुआ। जेन और आनंदा ये डिसाइड करते हैं कि वो नैत्री के शहर जाकर पता करेंगे कि उसके साथ क्या हुआ, वो जिंदा है भी या नहीं। रास्ते में जब वो एक रेड लाइट पर खड़े होते हैं तब आनंदा को नैत्री नजर आती है और वो डरकर रेड लाइट तोड़कर गाड़ी निकाल लेता है और घबराकर बार बार पीछे देखने लगता है। वो गाड़ी बहुत ही तेज चलाने लगता है पर उसे पीछे नैत्री नजर नहीं आती। जेन इस सब से बहुत घबरा जाती है। तभी आनंदा को जेन के बिल्कुल पीछे शीशे पर नैत्री नजर आती है और वो डर कर एकदम से ब्रेक दबा देता है। किस्मत से दोनों बच जाते हैं और उनका एक्सीडेंट नहीं होता और गाड़ी रुक जाती है। वो दोनों सुबह नैत्री के शहर पहुंचते हैं और वहाँ के लोगों से उसका पता पूछने लगते हैं कि शायद उसे कोई जानता हो। पता पूछते समय एक बच्चा आनंदा को बहुत ही अजीब तरीके से देखता है। आनंदा उसे नजरअंदाज करके जेन के साथ नैत्री के घर जाता है। नैत्री के घर पहुंचने पर उन्हें एक औरत नजर आती है जो कि नैत्री की माँ होती है। नैत्री की माँ उन्हें बताती है कि नैत्री की तबीयत ठीक नहीं है और वो ऊपर वाले कमरे में सो रही है। ये बात जानकर आनंदा और जेन दोनों बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। जब नैत्री की माँ घर में कुछ खाने को लेने जाती है तब जेन और आनंदा दोनों ऊपर जाकर नैत्री को देखने की कोशिश करते हैं। जब वो
ऊपर पहुंचते हैं तो वहाँ बहुत सारे केमिकल्स होते हैं और बहुत ही बदबू आ रही होती है। जैसे ही दोनों नेत्री के कमरे में पहुंचते हैं उन्हें पता चलता है कि वहाँ पर नेत्री नहीं बल्कि उसका शव है, जिसे उसकी माँ ने इतने सालों से सहेज कर रख रखा था। तभी नेत्री की माँ उस कमरे में आ जाती है और उन दोनों पर चिल्लाने लगती है कि वो उसके कमरे में क्यों आए। अब जब राज खुल ही गया होता है तो नेत्री की माँ रोने लगती है और जेन और आनंदा नेत्री की माँ को तस्वीरें दिखाते हैं जिनमें उन्हें लगता है कि नेत्री की परछाई है। तब नेत्री की माँ को बहुत दुख महसूस होता है कि वो उसको क्यों नहीं दिखती। जेन और आनंदा नेत्री की माँ को समझाते हैं कि उसकी आत्मा भटक रही है क्योंकि शायद उन्होंने उसे जलाया नहीं है, इसलिए कि अगर वो प्रॉपर तरीके से उसका दाह संस्कार कर दें तो शायद नेत्री की आत्मा ना भटके। ये सुनकर नेत्री की माँ मान जाती है। नेत्री के लिए रखी गई पूजा में नेत्री के एक पड़ोसी ने बताया कि नेत्री कॉलेज से आने के बाद से ही बहुत परेशान और डिप्रेस रहने लगी थी और वो किसी से बात नहीं करती थी, अपनी माँ से भी नहीं। एक दिन उसने नींद की गोलियां खाकर खुद को मारने की कोशिश की। समय पर उसकी माँ ने पहुंचकर नेत्री को बचा लिया, मगर जब वो उसे अस्पताल लेकर गई, नेत्री अस्पताल की छत से कूद गई और अपनी जान दे दी। तभी आनंदा को ऐसा लगता है जैसे उसके कंधे पर किसी ने हाथ रख दिया हो और जब वो पलटकर देखता है तो पीछे कोई नहीं होता। उस रात जेन और आनंदा वहीं एक होटल में रुक जाते हैं। आनंदा जेन को कहता है कि वो बहुत ही दुखी है और उसे बहुत ही पछतावा हो रहा है कि वो नेत्री की कोई मदद नहीं कर पाया और उसे बिल्कुल नहीं मालूम था कि वो इतनी दुखी है। अगर उसे अंदाजा भी होता कि वो ऐसा कर लेगी तो शायद वो उसकी मदद करने की कोशिश करता, पर नेत्री ने उसके बाद से उससे बात ही नहीं की और ना ही कभी मिलने आई। जेन उसे समझाती है और सोने के लिए कहती है। जब आनंदा सोने की कोशिश कर रहा होता है तब उसे महसूस होता है कि जैसे कोई उसका कंबल खींच रहा हो। जैसे ही वो अपने पैरों के पास देखा है उसे नेत्री नजर आती है और वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगती है। वो डरकर जेन को उठाने की कोशिश करता है पर जेन नहीं जागती। जब वो पलटकर देखता है तो नेत्री वहाँ नहीं होती। वो बेड के नीचे चेक करता है और जैसे ही वो ऊपर उठता है नेत्री फिर से उसकी नजरों के सामने होती। वो घबराकर कमरे से बाहर भाग जाता है और लिफ्ट से नीचे जाने की कोशिश करता है, पर जब लिफ्ट नहीं आती तो वो सीढ़ियों से ही नीचे जाने लगता है। पर वो कितनी भी कोशिश कर ले वो चौथी मंजिल से नीचे नहीं जा पाता और आखिर में बार बार चौथी मंजिल पर भागने से थक कर वो गिर जाता है। उठने के बाद उसे नजर आता है कि जेन वहाँ पर खड़ी है। जेन उससे पूछती है कि वो एक ही मंजिल पर बार बार क्यों घूम रहा है। जैसे ही वो उसके चेहरे के करीब आती है वो उसे कोसने लगती है और तभी उसका चेहरा अचानक से नेत्री के चेहरे में बदल जाता है। आनंदा उसे धक्का देके भागने की कोशिश करता है और उसे एक खिड़की नजर आती है। बड़ी ही मुश्किल से बारिश के बीच में वो खिड़की से सीढ़ी तक पहुंचकर नीचे उतरने की कोशिश करता है। जब वो सीढ़ियों से नीचे उतर रहा होता है और ऊपर देखता है तो वो देखकर दंग रह जाता है कि नेत्री भी उसके साथ नीचे उतर रही होती है। उसकी आंखों में खून और चेहरा एकदम सफेद और बाल बिखरे हुए होते हैं और वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही होती है। हड़बड़ी में उसका पैर फिसल जाता है और वो गिर जाता है। जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो अस्पताल में होता है और जेन उसके सामने बैठी होती है। जेन आनंदा को लेकर वहाँ पहुँचती है जहाँ नेत्री को जलाया जाना था, ताकि वो आखिरी बार उसे देख सके और माफी मांग सके। वापस जाते समय हमें आनंदा के चेहरे पर बहुत ही दुख और पछतावा नजर आता है। यहाँ से कहानी कुछ महीने आगे चली जाती है। स्टूडियो से फोटोज लेते समय उसकी नजर एक और एनवेलप पे जाती है जो कि पुरानी फोटोज होती हैं। जब वो उन तस्वीरों को देखती है तो वो हैरान हो जाती है। ये तस्वीरें जेन और आनंदा की होती हैं, मगर इन्हें खींचने वाला कोई तीसरा होता है और इसमें उसे नेत्री की परछाई नजर आती है। वो इन सभी तस्वीरों को लेकर घर चली जाती है और जब वो इन्हें इकट्ठा करके देखने की कोशिश करती है तो उसे ये नजर आता है कि ये परछाई उनके कमरे में रखी एक शेल्फ की तरफ बढ़ रही है। जब वो उस शेल्फ पे चेक करने लगती है तो कुछ नेगेटिव्स पीछे गिर जाते हैं। वो इन नेगेटिव्स को डेवलप करने के लिए डेवलपिंग रूम में ले जाती है। जैसे ही वो उस फोटो को देखती है उसे सारी कहानी समझ में आ जाती है। उन तस्वीरों में आनंदा के तीनों दोस्त नेत्री के साथ बदसलूकी करते नजर आते हैं। इस घिनौनी असलियत को जानने के बाद जेन को भरोसा हो जाता है कि नेत्री उसे किसी खतरे से आगाह कर रही थी। वो गुस्से में आनंदा से इसका जवाब मांगती है। तब आनंदा उसे सच्चाई बताता है कि न सिर्फ उसने नेत्री के साथ हुई दरिंदगी को अपनी आंखों के आगे होते देखा, बल्कि ये फोटोज भी उसी ने खींची हैं। वो कहता है कि वो अपने दोस्तों के दबाव में आ गया था और उन्हें रोकने की कोई कोशिश नहीं की और उसे आज भी अपनी गलती का पछतावा है। ये सब सुनकर जेन उसे छोड़कर चली जाती है। इस सब से आनंदा ये समझ जाता है कि नेत्री की आत्मा ने अभी भी उसका पीछा नहीं छोड़ा है और वो तैश में आकर घर के सभी कमरों की तस्वीरें खींचने लगता है, मगर किसी भी तस्वीर में उसे नेत्री नजर नहीं आती। वो गुस्से में आकर कैमरा को फेंक देता है। गिरने से कैमरा का बटन दब जाता है और एक तस्वीर और खिंच जाती है। जब वो उस तस्वीर को उठाकर देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उस तस्वीर में नेत्री उसके कंधों पर बैठी दिखती है। तब उसे समझ में आता है कि क्यों इतने समय से उसकी गर्दन में दर्द था और क्यों उसका वजन डॉक्टर के पास दुगना आ रहा था और क्यों वो बच्चा उसे अजीब तरीके से देख रहा था। तभी नेत्री उसकी आंखें ढक लेती है और वो अपना संतुलन खो देता है और खिड़की से गिर जाता है। आखिरी सीन में हम देखते हैं कि जेन आनंदा से मिलने आई है। आनंदा अस्पताल के एक बिस्तर पर झुक कर बैठा है। जैसे ही उसके कमरे का दरवाजा बंद होने लगता है, शीशे की परछाई में नजर आता है कि नेत्री अभी भी उसके कंधों पर सवार है और अब वो हमेशा उसके साथ रहेगी।
इस कहानी को मेरे साथ देखने के लिए आप सभी दोस्तों का थैंक यू। आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। ये मूवी अपने समय की सबसे बेहतरीन मूवीज में से मानी जाती है और इसे एशिया के कई फिल्म फेस्टिवल्स में कई अवार्ड्स भी मिले। आपके सुझाव, किसी भी क्राइम डॉक्यूमेंट्री या मूवी की रिक्वेस्ट नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। आपसे फिर मुलाकात होगी मेरी इसी दुनिया में कुछ और इंटरेस्टिंग कहानियों के साथ।